बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य होता है कि हम वक्रों की समंजन सुस्तता के लिए इसका उपयोग करते हैं, या हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवृत्ति बंटन का हमें तुलना करना है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं उसके जो रिज़ल्ट्स हैं और यूनिवर्स के रिज़ल्ट हैं वो यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब यूनिवर्स के रिज़ल्ट से कितने नज़दीक हैं। और इसके अलावा हम जो गुणों का साहचर्य है मतलब गुणों के बीच में हम साहचर्य और संबंध भी इस टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो है कि हम यही मान के चलते हैं कि जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी एक संख्या निश्चित होती है कि हमें कम से कम इतने ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, सेल्फ फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, तभी इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि यदि इफ़ f इज़ दी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, मतलब ऐसी आवृत्ति जो कि हम सैंपल के द्वारा देख रहे हैं, प्रतिदर्श के द्वारा देख रहे हैं, एंड ft is the theoretical frequency। theoretical frequency हम अलग अलग माध्यम से निकाल सकते हैं, अलग अलग मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। सो theoretical frequency, then chi square जिसको हम डिनोट करते हैं chi square is defined as chi square equal sigma f minus ft whole square by ft, या इसको यदि हम ब्रेक करें समीशन के लिए, सो दिस इज सिग्मा एफ स्क्वायर बाई एफ टी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर से माइनस 2ab। सो दिस इज माइनस 2f इंटू एफ टी बाई एफ टी, तो एफ टी कैंसिल होगा, प्लस सिग्मा एफ टी। थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हमेशा इनका समेशन इक्वल होगा, इनका योग इक्वल होगा। तो सिग्मा एफ टी इक्वल है, सो हियर इट मीन्स ओनली सिग्मा एफ एज सिग्मा एफ इक्वल सिग्मा एफ टी, और सिग्मा एफ का अर्थ है टोटल फ्रिक्वेंसी से, तो सिग्मा एफ स्क्वायर बाई एफ टी माइनस एन मान लीजिए टोटल फ्रिक्वेंसी है, वेयर एन इज अ टोटल फ्रिक्वेंसी। जो द स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज ए काई स्क्वायर वेरिएट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो आपका मानक सामान्य चर होता है उसके वर्ग को हम काई स्क्वायर चर कहते हैं, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम बाद में इसको समझाएंगे। अब जैसे हमने लिखा काई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप काई निकालेंगे, रूट निकालेंगे। काई स्क्वायर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब काई स्क्वायर खुद अपने आप में एक यूनिट है, इसलिए आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं कि काई स्क्वायर के लिए जब हम फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो हमें दी गई रहेंगी उनके बीच के डिफरेंस को कंसिडर करते हुए काई स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम डाटा को मतलब हमें दिया गया था कि ये जो कंपार्टमेंट में अरेंज होता है, अलग अलग सेल्स में अरेंज होता है, इन कंपार्टमेंट को ही हम सेल कहते हैं। मतलब और जो हम टेबल बनाते हैं वो इन कॉलम के द्वारा से कॉन्टिजेंसी टेबल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ये कॉन्टिजेंसी टेबल बनेगी। तो हम यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किसका, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज, सैद्धांतिक आवृत्तियों का हमें कैलकुलेशन करना होगा
कि किस सेल के लिए कितनी सैद्धांतिक आवृत्ति होगी। मान लीजिए कि हम एक कॉन्टिजेंसी टेबल बनाते हैं 2x2 के लिए। ओके, वर्टिकल लाइन। मान लीजिए हम दो एट्रीब्यूट अकेले लेके चलते हैं। ओके, तो मतलब एट्रीब्यूट यानी गुण हम ए लेके चलते हैं और गुण बी लेके चलते हैं। तो मान लीजिए जिस ऐसे नंबर ऑफ मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी जिनमें ए गुण है, ए और अल्फा मतलब जिसमें ए गुण नहीं है, इस प्रकार बीटा में जिसमें बी गुण नहीं है और बी जिनमें बी गुण है। तो मान लीजिए जिनमें ए और बी दोनों एट्रीब्यूट हैं उसे हमने F1 कहा, और जिसमें बी एट्रीब्यूट है लेकिन ए नहीं है उसे हमने F2 कहा। इसी प्रकार F3 और F4 ये हमने फ्रिक्वेंसीज दी। मान लीजिए इनका रो का टोटल है N1 और N2, और कॉलम टोटल आप देख सकते हैं कि इसको इंक्रीज़ करते हैं हम, और कॉलम टोटल भी हम बता सकते हैं कि ओके दिस इज फॉर टोटल एंड टोटल। सो बी कॉलम का टोटल हुआ F1 प्लस F2 एंड बीटा कॉलम का F3 प्लस F4, और इन सभी का टोटल N1 प्लस N2। तो इसे हमने कहा एट्रीब्यूट, मतलब गुण बी और गुण ए। तो इस टेबल से आप ये समझिए जिस हिसाब से कहा जाए कि ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स जिनमें कि दोनों गुण नहीं हैं, तो ये संख्या कितनी हो गई F4। जिनमें ए गुण है और बी गुण है, ये संख्या होगी F1। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी के लिए पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसको टोटल फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। सो यहाँ आप देखिए द चांस से मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी है। द चांस फॉर एन ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका प्रेक्षण है फॉलिंग इन ए ग्रुप आर ए सेल। तो ए ग्रुप में कोई भी आइटम होगा तो आप देखेंगे ए की जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो N1 है, और ए गुण होने की प्रायिकता हम निकालेंगे कि इस सेल में आने की जो ए वाले कॉलम में, यहाँ अभी हम ग्रुप कह देंगे, तो सेल हम एक सिंगल आइटम को लेते हैं, जैसे F1 है, ए बी की फ्रिक्वेंसी F1 है, तो ए गुण होने की जो प्रायिकता होगी N1 अपॉन जो टोटल है वो N1 प्लस N2 है। इसी प्रकार चांस ऑफ फॉलिंग इन बी ग्रुप में देखेंगे आप बी ग्रुप में जो टोटल है F1 प्लस F2 है। यहाँ हम देखेंगे ये टोटल F1 प्लस F2 है। तो इस ग्रुप में जो फॉल होने की जो प्रायिकता है F1 प्लस F2 बाय टोटल फ्रिक्वेंसी है N1 प्लस N2, that is F1 plus F2 plus F3 plus F4 is N1 plus N2. Chance of falling in A and B both, दोनों समूह में आ जाए। तो दोनों समूह में देखेंगे आप कि बी ग्रुप की टोटल फ्रिक्वेंसी है F1 प्लस F2, जबकि ए ग्रुप की टोटल फ्रिक्वेंसी है N1। तो इस समूह में आने की प्रायिकता होगी N1 इंटू F1 प्लस F2 बाई N1 प्लस N2। इसी प्रकार जिससे हम कहें कि फॉलोइंग इन ए एंड बीटा, इसके लिए हम फ्रिक्वेंसी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज
निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से यदि हम बात करें कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो पहले हम इसी के लिए निकालते हैं कि ए एंड बी ग्रुप में एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सो हेंस expected frequencies hence expected frequencies falling in this cell। अब यहाँ सेल क्या होगा, ए एंड बी, मतलब यहाँ आप देखेंगे ए और बी दोनों गुण हैं, ये क्या है, F1 के इक्वल है। तो अभी हमने देखा था कि फॉलोइंग इन ए एंड बी बोथ, ये आपकी फ्रिक्वेंसी निकली थी, प्रोबेबिलिटी निकली थी, चांस निकला था N1 इंटू F1 प्लस F2 बाई N1 प्लस N2। तो इस पूरे को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे N1 प्लस N2 बाई इंटू N1 F1 प्लस F2 बाई N1 प्लस N2 होल स्क्वायर। सो दिस इज N1 इंटू F1 प्लस F2 और नीचे से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से N1 प्लस N2। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे N1 प्लस N2 से। यहाँ आप देखेंगे कि फॉलोइंग इन ए एंड बी बोथ, ए में आपने देखे चांस है N1 अपॉन F1 प्लस F2, N1 अपॉन N1 प्लस N2, और बी में चांस है F1 प्लस F2 बाई N1 प्लस N2। तो हियर मस्ट बी स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे N1 अपॉन N1 प्लस N2 और F1 प्लस F2 अपॉन N1 प्लस N2। इस पूरे को हम यदि टोटल फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी मिलेगी। कि सिमिलरली हम थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज भी निकाल सकते हैं बाकी सभी सेल्स के लिए। तो एक्सपेक्टेड मतलब इसी को हम थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी कहेंगे। कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं कि व्हेन द कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम्स impose limitations on the number of cell frequencies, जैसे सेल फ्रिक्वेंसी F1 है, F2 है, F3, F4 है, इन पर जब कंडीशन जब हम इम्पोज करते हैं तो ये उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी टेस्ट के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम शॉर्ट में DF लिखेंगे आगे से। तो स्वतंत्रता की कोटि, जैसे आपका नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी स्वतंत्र चरों की संख्या होती है उन्हें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं कि संख्या को, और इसे जनरली हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू यदि मान लीजिए कि जो है नंबर मतलब ये कॉन्स्टेंट्स की संख्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स की संख्या है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी टोटल फ्रिक्वेंसी मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स। तो 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए भी जैसे इन जनरल हम लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम DF फॉर P क्रॉस Q कॉन्टिजेंसी टेबल, जैसे ऊपर वाली जो टेबल थी हमारी 2x2 थी, तो P क्रॉस Q कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी न्यू इक्वल P माइनस 1, सॉरी इसको हम क्लियर लिखते हैं, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। कुछ कंडीशंस भी होते हैं काइस का टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कि हम कब काइस का टेस्ट को अप्लाई करेंगे। कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ
सॉरी काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर में जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि टोटल फ्रिक्वेंसीज हैं वो अधिक होना चाहिए। एन मस्ट बी लार्ज, इट मस्ट बी लार्ज इनफ। यदि लार्ज नहीं होगा तो काय स्क्वायर को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कह सकते हैं। मतलब एन शुड रीजनली बी एटलीस्ट 50, कम से कम जो कुल आवृत्ति है वह 50 होना चाहिए। नंबर 2, नो थ्योरेटिकल सेल फ्रिक्वेंसी शुड बी स्मॉल। नो theoretical थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी मतलब सेल के लिए, नो थ्योरेटिकल सेल फ्रिक्वेंसी शुड बी स्मॉल। ओके, मतलब एटलीस्ट should be 10. 5 should be regarded as the very minimum and 10 is better. So at least सेल्फ फ्रिक्वेंसी भी कितने होने चाहिए? 10 होनी चाहिए। टोटल फ्रिक्वेंसी 50 होनी चाहिए। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो जो द कॉन्स्टेंट्स ऑन द सेल्फ फ्रिक्वेंसीज शुड बी लीनियर। तो यहाँ हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं जहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या इसका की वैल्यू निकालने के लिए। सो प्रॉब्लम, द 5 डाइस हम 5 से फेंक रहे हैं। 5 डाइस वेयर थ्रोन 96 टाइम्स। 5 500 को 96 बार फेंका गया एंड द नंबर 4, 5 और 6 were thrown as given below। जबकि 500 पर 4, 5 या 6 आया हो, ये ऐसा नीचे हम दिखा रहे हैं कि कितने बार ऐसा देखा गया। सो हम टेबल बना लेते हैं, रो एंड कॉलम। ओके, सो नंबर ऑफ डाइस throwing 4, 5 और 6। इसकी फ्रिक्वेंसी एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ देखेंगे जबकि 5 टाइम्स मिलता है, 4 टाइम्स मिलता है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 0 टाइम्स। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 5 के लिए फ्रिक्वेंसी है 7, 4 के लिए फ्रिक्वेंसी है 19, 3 के लिए आवृत्ति है 35, 2 के लिए है 24, 1 के लिए है मान लीजिए 8 और 0 के लिए है 3। देन कैलकुलेट काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का मान हमें निकालना है।
सॉल्यूशन। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से आपको हम याद दिला देते हैं कि n इंटू क्यू प्लस पी चांस ऑफ नॉट हैपनिंग एंड चांस ऑफ हैपनिंग रेज टू n, इसकी सहायता से जो आपको सक्सेसिव टर्म्स मिलते थे, दीज आर द frequencies of success, that is frequencies of p success, that is n success, n minus 1 success, n minus 2 success and so on। यहाँ चूँकि क्यों हमने पहले लिखा है तो frequencies of 0, 1, 2 and so on n successes, तो ये सफलताओं की आवृत्ति बताते हैं। बाइनोमियल एक्सपांसन से उस समय भी हमने यहाँ देखा था। तो हियर द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज probability of throwing 4, 5 or 6 is 3/6, which is 1/2 and this is our P। क्योंकि एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनमें से कोई भी 3 फेस आ जाएं, 4, 5 और 6, तो इसके लिए प्रायिकता है आपकी 1/2। सो देयरफॉर the theoretical frequencies getting 5, 4, 3, 2, 1, 0 success with 5 dice are respectively the successive term of total n is 96. So successive terms of capital N is 96. So this is 96, 1/2 plus 1/2 whole is to 5। इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे कि कितनी ये टर्म बाई टर्म कितनी नंबर्स हमें मिलते हैं, संख्या मिलती है। सो इट फॉलोज, फर्स्ट हम आपके लिए देखेंगे कि 96 इंटू 1/2 is to 5 and 1/2 is to 5, that is 16. So 96/16, so this is 6. So first is 6, next is 30 and next is 60। चूँकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो इसके बाद यही टर्म्स आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ आप ये भी देखेंगे कि कोई भी सेल फ्रिक्वेंसी 6 से कम नहीं होने, 10 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, और जो टेबल में आपको दिया है कि यहाँ भी देखेंगे ये भी दोनों क्या है, लेस देन 10 है, यहाँ भी 7 जो है लेस देन 10 है। तो कंडीशन हमने देखी थी कि नो सेल फ्रिक्वेंसी मस्ट बी लेस देन 10, तो एटलीस्ट 10 होना चाहिए। तो सिंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ chi-square test, नो फ्रीक्वेंसी, और हम कह सकते हैं नो सेल फ्रीक्वेंसी should be less than 10, hence on regrouping, मतलब हम बाकी फ्रिक्वेंसीज जो आपकी 10 से कम है उसको हम उसके जो
एडजेसेंट फ्रिक्वेंसी उससे हम रीग्रुप कर देंगे. सो रीग्रुपिंग द टेबल कैन बी अरेंज्ड एज. पहला हमारा हेडिंग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ dice throwing 4, 5 और 6. अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सेल फ्रिक्वेंसीज 10 से कम है उनको हम रीग्रुप कर रहे हैं बाकी के साथ, और यहाँ हम थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी भी निकालेंगे. सो मान लीजिए फर्स्ट आपका रो है एफ जो आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है, और सेकंड रो है थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज के लिए. तो सबसे पहले तो आपको रीग्रुप करना पड़ेगा किन के लिए, चूँकि 7 जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 जो है वो 10 से कम है, तो हम कह देते हैं कि 5 और 4. तो जब रीग्रुप करेंगे तो 7 + 19 यहाँ आपको मिलेगा 26, और थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी में 6 + 30, सो इट विल बी 6 प्लस. ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा मिसमैच किया कि थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज हमने यहाँ देखिए 2:5, 2:5 इज़ 32. ओके, तो इस हिसाब से हमने यहाँ ये गलत निकाला था, तो हम इसको सही करते हैं. मुझे कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ लगा गड़बड़. 2:5 इज़ 32, से दिस इज़ 3. तो उस हिसाब से चूँकि हमने पहले ये गलत लिखा है 6, तो इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे ना. तो अच्छा है समय पे हम लोगों ने इसको देख लिया. तो फिर से हम लिखते हैं कि दिस इज़ 3, 15, देन 30, 15 एंड 3. तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सेल फ्रिक्वेंसीज हैं 3 एंड 15, तो 3 जो है लेस देन 10 है, तो इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के लिए हम थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी के लिए रीग्रुप कर देंगे, और लास्ट वाले जो है इसको भी रीग्रुप कर देंगे. तो यहाँ हुआ 3 एंड 15, ये 5 और 4 के लिए, तो ये हुआ 18. नेक्स्ट सेल फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे कि 3 के लिए 35 है, और 3 के लिए थ्योरेटिकल है 30. इसी प्रकार 2 के लिए थ्योरेटिकल है 30, और ऑब्जर्व है 24. सो दिस इज 24 एंड 30. 1 के लिए 8 है और 0 के लिए 3 है, ये ऑब्जर्व है. ये दोनों लेस देन 10 है, इनको भी हम रीग्रुप कर देते हैं. सो 1 और 0, इसके लिए हमने रीग्रुप किया, तो 8 + 3 30, 8 + 3 इज़ 11, where 15 + 3 इज़ 18. ये हमने इसको रीग्रुप कर दिया. तो ये हमारी टेबल यहाँ के कंप्लीट होती है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि chi² की वैल्यू क्या होगी. chi² के लिए आपने फार्मूला देखा है कि chi² इज गिवन बाय सिग्मा समेशन f माइनस ft होल स्क्वायर बाई ft. सो यहाँ पर देखिए 26, जो 5 और 4 के लिए जो f है 26 है, और इसकी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी है 18 है. तो फर्स्ट हुआ आपका 26 माइनस 18 स्क्वायर्ड बाय थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी इज 18. सिमिलरली 35 माइनस 30
स्क्वायर बाई कैलकुलेशन वाला इसका सिंपल होता है, सिंपल फार्मूला है इस 24 माइनस 30 स्क्वायर बाई 30 प्लस 11 माइनस 18 स्क्वायर बाई 18। तो यहाँ से आप देखेंगे कि दिस इज -8 दैट इज 64 बाई 18 प्लस 25 बाई 30 प्लस 36 बाई 30 एंड प्लस 49 बाई 18। इसको आप कैलकुलेट करेंगे और सम करेंगे तो आपको ये समेशन मिलेगा 8.3। तो ये हुई काय स्क्वायर की वैल्यू। ये जो गिवन डाटा है उसके लिए काय स्क्वायर का मान होगा 8.3। तो ये काय स्क्वायर की वैल्यू हुई। इसके लिए हम एक प्रॉब्लम कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए भी देखेंगे कि 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल होती है। तो हम इसका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इसके लिए देखते हैं कि प्रूव दैट फॉर ए 2x n टेबल chi square is given by summation n1 n2 f1 by n1 minus f2 by n2 whole square divided by f1 plus f2। जो हमने अभी टेबल बनाई थी पहले, ये 2x2 टेबल है, इसी को हम एक्सपांड करेंगे 2x n के लिए, वेयर f1 f2 are two frequencies in a subgroup and capital N1 capital N2 are the marginal sums of two rows। तो यहाँ से हम देखेंगे टेबल बनाने के लिए कि एक जैसे टेबल हमने 2x2 के लिए बनाई थी, वैसे हम टेबल ये 2x n के लिए बनाएंगे। तो मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए जो फ्रिक्वेंसी है, उन फ्रिक्वेंसीज को जिस प्रकार से हमने f1 f2 माना था, उसी प्रकार से हम यहाँ भी f1 f2 मानेंगे। तो ये चूँकि हम एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये टेबल आप देखेंगे कंटिन्यू रहेगी। चूँकि हमारे पास यहाँ n1 ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ हम टोटल ले लेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट एट्रीब्यूट के लिए f1 है, और जैसे हमने यहाँ a लिया था, है ना, यहाँ हमने b एट्रीब्यूट लिया था। इसी प्रकार से हमने जैसे यहाँ अल्फ़ा लिया था, सॉरी b के नीचे हमने मान लीजिए हमने नहीं रो के लिए हमने लिया था, इसको अलग कर देते हैं। रो के लिए हमने a लिया था, तो यहाँ अल्फ़ा लिया, यहाँ b बीटा एंड सो ऑन। तो मान लीजिए रो टोटल है n1 और n2, जैसे कि उन्होंने कहा है कि n1 n2 आर द मार्जिनल सम्स ऑफ टू रोज। सो इस b एट्रीब्यूट के लिए हम यदि टोटल देखेंगे तो दिस इज f1 प्लस f2, और इनकी आवश्यकता नहीं क्योंकि ये चूँकि सिमेट्रिक होंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और टोटल फ्रिक्वेंसी इज n1 plus n2। So the theoretical frequencies
corresponding to these cells are respectively, मतलब जो सेल जिनके लिए हमने फ्रिक्वेंसी F1 और F2 लिखी है उनके लिए जो सैद्धांतिक आवृत्तियाँ हैं उनके संगत वो क्रमशः हैं। देखिए F1 के लिए सैद्धांतिक F1 का जो कॉलम टोटल है वो F1 प्लस F2 है और जो उसका रो का मार्जिनल सम है वो N1 है। सो दिस डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी N1 प्लस N2। और इसी प्रकार जो आपका F2 है, F2 के लिए जो थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी होगी वो इसका रो टोटल है F1 प्लस F2 और रो का मार्जिनल टोटल है N2 अपॉन जो ग्रैंड टोटल है वो N1 प्लस N2 है। तो ये हो गया ये आपके FT है, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज है, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी फॉर F1 और ये आपकी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी फॉर F2। So therefore chi-square for these two, केवल इनके लिए हम निकालते हैं, बाकी इन जनरल हमें सभी के लिए निकालना होगा तो इसका हम समीशन निकाल लेंगे। सो दिस इज आपका देखें कि F1 माइनस F1 के लिए थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी दिस इज F1 प्लस F2 इंटू N1 बाई N1 प्लस N2 स्क्वायर्ड बाई, अब इसके लिए आपकी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी दिस इज F1 प्लस F2 इंटू N1 बाई N1 प्लस N2। इसी प्रकार सेकंड के लिए चूँकि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है F2, सो F2 माइनस F1 प्लस F2 इंटू N2 बाई N1 प्लस N2 this whole square by F1 theoretical F1 plus F2 into N2 by N1 plus N2। इसी को हम ऊपर से एलसीएम लेते हैं और जो कॉमन होगा उसे हम जैसे N1 प्लस N2 इसके ऊपर से कॉमन होगा 1 बाई, तो यहाँ नीचे से हम इसको कैंसिल करेंगे। सो दिस इज F1 N1 प्लस F1 N2 कैंसिल होगा, दिस इज मतलब F2 N1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो F1 N1 माइनस F2 N1 स्क्वायर्ड बाई एक N1 प्लस N2 डिनोमिनेटर में बचेगा फिर इंटू F1 प्लस F2 और N1 पहले से ये प्लस सेकंड टर्म के लिए ये F2 N2 ये कैंसिल होगा। सो हियर रिमेन्स ओनली F2 N1 माइनस F1 N2 स्क्वायर बाई N1 प्लस N2 F1 प्लस F2 इंटू N2, इन दोनों का समीशन लें हम। सो आप देखेंगे कॉमन एलसीएम इज, इनका एलसीएम होगा दिस इज N1 प्लस N2 F1 प्लस F2 एंड N1 N2। तो यहाँ से हम जैसे एलसीएम लेने के बाद न्यूमेटर को N1 से मल्टीप्लाई करेंगे और चूँकि ये न्यूमेटर जो है यहाँ हमने F1 N1 चूँकि सॉरी F1 N1 कैंसिल हुआ था तो यहाँ हम इसको सुधारते हैं, ये F1 N2 बचेगा है ना, F1 N2। तो इसको हम सुधारते हैं, दिस इज F1 N2 माइनस F2 N1। तो ये न्यूमेटर से कॉमन है F1 N2 माइनस F2 N1, दिस इज होल स्क्वायर। ये चूँकि कॉमन है तो कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि जो एलसीएम होगा
फर्स्ट टर्म में मिलेगा n2 एंड सेकेंड टर्म में मिलेगा n1। यहाँ से हम एक n1 प्लस n2 कैंसिल होगा, और न्यूमरेटर से यदि हम n1 n2 कॉमन लेते हैं सो बाहर निकलेगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर और f1 बाई n1 माइनस f2 बाई n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 तो कैंसिल हो गया, सो हियर रिमेन्स ओनली f1 प्लस f2 इंटू n1 n2। सो एक n1 n2 कैंसिल होगा, सो बी में राइट n1 n2 f1 बाई n1 माइनस f2 बाई n2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। तो ये हमने निकाला था दो सेल्फ फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो देयरफॉर जो काई स्क्वायर होगा वो सभी सेल्फ फ्रीक्वेंसीज के लिए समेशन के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। इसमें अब हम एक और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस में, कि यहाँ हम सार्थकता स्तर के लिए भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कि एक हम प्रोबेबिलिटी लेवल लेके चलते हैं, कि पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। हम ये जानते हैं कि हम काई स्क्वायर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन में है टोटल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज निकालने के लिए हम चांस निकालते हैं कि रो टोटल कॉलम टोटल का समेशन को हम टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कॉन्टिजेंसी टेबल पर डिपेंड करती है कि पी क्रॉस क्यू कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए p-1 इंटू q-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, जैसे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 10% level of significance. So if probability is less than 0.05, then in that case chi-square is large and the value is significance. यदि हम कहते हैं कि यदि प्रायिकता 0.05 से कम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 से कम 5% से कम है, देन इस केस में chi-square बड़ा है और वैल्यू जो है वो मान जो निकला है वो सार्थक है। दैट इज़ द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एग्रीमेंट इन थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज इज प्रोबेबली इनकरेक्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो सार्थक है, मतलब वास्तव में यहाँ कुछ अंतर है। और हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हैं वह यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एग्रीमेंट in theoretical and observed frequencies is probably incorrect, which means that the sample could not have come from the hypothetical in universe। तो हम कह सकते हैं कि जो यदि p लेस देन 0.05 है, मतलब 5% सार्थकता स्तर पर, तो हम कह सकते हैं कि सैंपल जो है यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करता है। द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ p denotes a poor fit, इसलिए समंजन सोचता वहाँ p के छोटे मान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0.05, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0.05, सो द वैल्यू इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो मान है वो सार्थक नहीं है। दैट इज़ इन मोर देन 5% केसेज ऑफ रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन द वैल्यू ऑफ chi-square वुड बी ग्रेटर देन दैट एक्चुअली फाउंड। तो इस पर हम मान सकते हैं कि 5% से अधिक जो आपके रैंडम सैंपल्स हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श हैं जो कि पॉपुलेशन से या यूनिवर्स से लिए गए हैं, उसमें chi-square का मान जो एक्चुअल मान निकाला गया उससे अधिक हो। सो दूसरे केस में कि यदि इफ़ p इज़ लेस देन 0.01, दैट इज़ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो इफ़ p इज़ लेस देन 0.01 द वैल्यू इज़ हाईली
सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज़्यादा सार्थक है, मतलब हम इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का एक हम प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, कि जहाँ पर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल test the hypothesis and that the flower color is independent of flatness of leaf। मतलब ये देखिए कि हमें जो एक नीचे टेबल दी गई है उससे हमें ये परिकल्पना है कि जो फूलों का रंग है वो पत्तियों के चपटेपन से स्वतंत्र है, ये हमें निकालना है कि स्वतंत्र है अथवा नहीं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फ्लावर कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लैटनेस ऑफ लीफ। इसके प्रॉब्लम्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो इसको हम टेबल बना लेते हैं। ओके, वाइट फ्लावर्स के लिए मान लीजिए कलर्स पे हम तो ले लेते हैं कि वाइट फ्लावर एंड रेड फ्लावर। तो मान लीजिए फर्स्ट रो में लेते हैं हम वाइट फ्लावर्स, सेकंड रो में हम लेते हैं रेड फ्लावर्स, नेक्स्ट फ्लैट लीव्स चपटियाँ पत्ती और कर्ल्ड लीव्स। इन दोनों के लिए मान लीजिए हम यहाँ अलग अलग कर लेते हैं। इनका टोटल हमारा लास्ट कॉलम है। तो जैसे आप देखते हैं कि फूलों का कलर, जैसे हमने बात की यहाँ जो रेड फ्लावर्स की लाल कलर के फूल हैं या आपके सफ़ेद कलर के फूल हैं, उनके लिए इन्होंने यहाँ फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं। तो यहाँ आपको इनके लिए भी निकालना होगा कि थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही होता है कि जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज हैं और जो थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस का स्क्वायर निकाल के एफ टी से डिवाइड करके काय स्क्वायर ज्ञात करना है। तो फिर से देख लीजिए, चपटी पत्तियां हैं और सफ़ेद फूल हैं। इसकी जो आवृत्ति दी गई है वो है 99। थोड़ा हम इसको कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हम चाहेंगे यही हम जो है आपकी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज भी लिख सकें। और रेड फ्लावर हैं और चपटी पत्तियां हैं, फ्लैट लिप्स हैं, उसकी आवृत्ति 20 है। और जो टेढ़ी पत्तियां हैं और वाइट फ्लावर्स हैं ये है 36 है। और यहाँ मान लीजिए ये आपकी 5 है। और टोटल फ्रिक्वेंसी 135 और 25। यहाँ देखेंगे सेल्फ फ्रिक्वेंसी जो 5 है ये <10 है, लेकिन यहाँ केवल एक ही सेल बचेगा। यदि हम ज्वाइंट करेंगे, यहाँ कंबाइन करेंगे, रीग्रुप करेंगे, इसलिए हम इसको रीग्रुप नहीं करेंगे। तो यूज़ द फॉलोइंग टेबल giving the value
ऑफ chi square फॉर 1 डिग्री, 1 को हम ठीक से लिख देते हैं, फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों? क्योंकि 2 कॉन्टिजेंसी टेबल है, और जैसे हमने बताया था P-1 इंटू Q-1, दैट इज 2-1 इंटू 2-1, दैट इज 1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सो फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जैसे P की वैल्यू आपकी 0.5 है, और इसके टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। जैसे कि लॉग टेबल होते हैं, वैसे ही chi-square टेबल होती है, जिससे chi-square की वैल्यूज़ मिलती हैं। सो मान लीजिए पहला रो है P के लिए और दूसरा है chi-square के लिए, तो 0.5 लेवल पर 0.1 और 0.05, दैट इज 50%, 10% एंड 5%। chi-square की वैल्यू है 0.455, 2.706 10% पर, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 3.841। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं कि ऑन द हाइपोथेसिस सॉल्यूशन हम निकालते हैं इसके लिए, कि ऑन द हाइपोथेसिस क्या है कि हमें ये ज्ञात करना कि जो पत्ती का चपटा 1 है जो फूलों के कलर से स्वतंत्र है अथवा नहीं। द फ्लावर कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लैटनेस ऑफ लीफ, it is independent or not. So on the hypothesis that the flower color is independent of flatness of leaves, the theoretical frequencies are ये थोड़ा हम इसको सुधारते हैं, leaves the theoretical frequencies आर। अब आप देखें कि थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज हम फिर से पूरा टेबल बनाएंगे, तो बजाय टेबल बनाने के हम इसको यहीं से आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी। सो फॉर 99 थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज इज, अब आप देखेंगे कि इन सभी का हलों का टोटल भी हमें निकालना होगा। तो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करके रो टोटल निकाल लेते हैं और कॉलम टोटल भी निकाल लेते हैं, तो जिससे टेबल आपको ना बनानी पड़ेगी दोबारा। वैसे आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो टेबल दोबारा बनाएंगे। सो रो टोटल इज 119, हियर दिस इज 41, हियर सॉरी कॉलम टोटल, एंड रो टोटल इज आपने लिखा हुआ 135 एंड 25। तो हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है जो लास्ट में हमने बनाया है। ओके, ये केवल रो की ज़रूरत है। तो यहाँ रो हमने यहाँ बना लिया, और जो टोटल है ये 160। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी के लिए। सो यहाँ आप देखेंगे थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी 100,41।
36 के लिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है 34.59। आप यहाँ वापस देखेंगे कि अभी हमने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज के लिए बात की थी लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में ही, कि कैस को हमने डिफाइन किया था। इसके बाद थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकाली थी आपने। ए ग्रुप के लिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज होगी N1 अपॉन N1 प्लस N2। ए एंड बी बोथ के लिए क्या है, जो आपका रो टोटल है, कॉलम टोटल है, मल्टीप्लाई किया और N1 प्लस N2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो वही प्रोसेस आप यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ आपको जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज है जो येलो कलर से हम लिख रहे हैं, 20 के लिए है 18.59 और 5 के लिए 6.41। ओके, सभी का डिफरेंस आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली सभी का डिफरेंस 1.41 है। नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब न्यूमेरिकल डिफरेंस जो है थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड का, यहाँ आप देखेंगे कि जो इनका डिफरेंस है ये 1.41 है। तो F माइनस एफ टी इन ऑल द केसेस इज 1.41। सो वी हैव काई स्क्वायर। अब हम काई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर काई स्क्वायर इज, चूँकि F माइनस एफ टी सभी केसेस में 1.41 है, दिस इज होल स्क्वायर 1 बाई फर्स्ट के लिए थ्योरेटिकल प्लस नेक्स्ट 1 बाई 34.59 प्लस 1 बाई 18.59 प्लस 1 बाई 6.41। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन टोटल आपको मिलेगा 0.494। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम equal 2 minus 1 into 2 minus 1, that is 1. So the 5% value of chi-square for 1 degree of freedom is for 1 degree of freedom is 3.841, जो लास्ट में आपने देखा था कि ये ओके, ये आपकी 5% पर 3.841, विच इज़ मच बिगर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। द कैलकुलेटेड वैल्यू is much less than this, that is tabulated chi-square is much greater than calculated chi-square. So this comparison leads us to the conclusion that there is no cause to suspect the hypothesis that the flower color is independent of the flatness of
लीव्स। फिर से आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो chi² की वैल्यू है 3.841 है, तो जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लेवल पर हम ये देखें कि किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए यदि कैलकुलेटेड chi² इज लेस देन टेबुलेटेड chi² है। आप और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। यदि ये केस है, इसका मतलब है उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, उस सार्थकता स्तर पर हम हाइपोथेसिस मतलब सैंपल को स्वीकार करेंगे कि सैंपल जो है प्रतिदर्श है वो यूनिवर्स को बिलोंग करता है। मतलब वहाँ हम ये किसी प्रकार का सस्पेक्ट नहीं करेंगे कि हाइपोथेसिस में कोई मतलब सार्थकता, डिफरेंस में कोई सार्थकता नहीं है। तो जब डिफरेंस सार्थक नहीं होगा, डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट होगा, सार्थक नहीं होगा, तो यहाँ हमारा कोई कारण नहीं होगा कि सैंपल और यूनिवर्स में हम कोई अंतर माने। तो हमने लिखा है द कंपैरिजन लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट देयर इज नो कॉज टू सस्पेक्ट द हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पर हम चूँकि कैलकुलेटेड chi² बहुत ज़्यादा छोटा है टेबुलेटेड chi² से, सो हम परिकल्पना पर कोई संदेह नहीं कर सकते कि जो फूलों का कलर है वो पत्तियों के जो चपटेपन से स्वतंत्र है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह फूलों का कलर पत्तियों के चपटेपन से या टेढ़ेपन से स्वतंत्र होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू अगेन।